प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं नवीन इतिहास लेखन और अलिखित इतिहास, न्यू हिस्टोरीज एंड अनरिटन हिस्टोरीज। इतिहास सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि बहुत सारी कथाओं का संकलन है, जिसमें सिर्फ कुछ ही अभी तक लिखी जा सकी है। यानी एक कथा नहीं है, बहुत सारी कथाएं हैं और उसमें भी कुछ अभी लिखी गई है। हमारी चुनौती यह है कि अभी तक जो लिखी जा चुकी हैं उससे कैसे आगे बढ़ा जाए। प्राचीन दक्षिण एशिया का इतिहास वर्तमान में दो मुख्य समानांतर चलने वाले स्रोतों का दर्पण है। दो तरह के स्रोत होते हैं इतिहास लेखन के, एक है पाठ्यात्मक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। इन्हीं दो स्रोतों पर इतिहास लेखन किया जाता है, किंतु पाठ्यात्मक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर किए गए विश्लेषण बहुत अलग अलग ऐतिहासिक निष्कर्षों को जन्म देते हैं। यानी दोनों जो स्रोत हैं, पाठ्यात्मक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, इन दोनों के आधार पर जो विश्लेषण किया जाता है वह अलग अलग ऐतिहासिक निष्कर्ष को जन्म देते हैं, जिससे सांस्कृतिक निरंतरता और परिवर्तन की बिल्कुल पृथक धारणाएं सामने आती हैं। यानी जो सांस्कृतिक निरंतरता है या जो परिवर्तन होता है उनकी बिल्कुल पृथक धारणाएं सामने आती। क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों और साहित्यिक स्रोतों में जो विवरण दिया गया है उसके दौरान उससे निकलने वाला निष्कर्ष भी अलग अलग हो सकता है। सामान्यतः इतिहासकारों के द्वारा केवल उन चयनित पुरातात्विक स्रोतों का उपयोग किया जाता है जो उनके द्वारा साहित्यिक स्रोतों की परिकल्पित व्याख्या को सिद्ध करने में सहायक होते हैं। यानी जो इतिहासकार इतिहास का लेखन करते हैं वो भी क्या करते हैं, पुरातात्विक स्रोतों का उसी दौरान उपयोग करते हैं जिसमें उसी पुरातात्विक स्रोतों का उपयोग करते हैं जिससे साहित्यिक स्रोतों में जो परिकल्पित व्याख्या होती है उसको सिद्ध करने में सहायक हो सके। दूसरी ओर पुरातत्वविदों द्वारा उनके पास उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों को उनके विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में स्थापित नहीं किया जा सका है। पाठ्यात्मक एवं पुरातात्विक स्रोतों के बीच बनाए गए संबंध अत्यंत सरलीकृत प्रतीत होते हैं, जिसमें प्रयुक्त शोध प्रविधि की कमियों को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। इसलिए दोनों स्रोतों यानी पुरातात्विक स्रोतों और साहित्यिक स्रोतों में अंतर्निहित विषमताओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। यानी दोनों में जो विषमताएं पाई जाती है, ताकि यह संभव हो सके कि पाठ्यात्मक एवं पुरातात्विक स्रोतों का समेकित रूप से प्रयोग हो अथवा कम से कम उनके बीच एक सानिध्य की स्थापना की जा सके। यानी दोनों का समेकित मिलकर प्रयोग किया जाए इतिहास लेखन में, जिससे क्या हो या एक उनमें एक साम्यता सानिध्य स्थापित की जा सके। इतिहास की उच्च परिचालित परिपाटी को बदलने की आवश्यकता है, जिसके तहत साहित्यिक स्रोतों को बहुधा स्वयं सिद्ध मानकर स्वीकार कर लिया जाता है। यह भी देखते हैं कि जो इतिहास लेखन करते हैं इतिहासकार, वह साहित्यिक स्रोतों को बहुधा हमेशा लगभग स्वयं सिद्ध मानकर स्वीकार कर लेते हैं। पाठ्यात्मक स्रोतों से आत्मसिद्ध तथ्यों को चुनकर निकालने की पुरानी परंपरा की जगह अब एक ऐसी विधि की जरूरत है जो शैली, संरचना और लय के प्रति अधिक सचेत हो। जो भी पाठ्यात्मक स्रोत होते हैं वो उनकी शैली, संरचना और लय अधिक होती, अलग अलग होती है। तो इसलिए हमें अपनी सुविधा के अनुसार जो तथ्य चुनकर निकालने की जो पुरानी परंपरा है उसकी जगह इन पर ध्यान देना चाहिए। विगत वर्षों में जिस गति से पुरातात्विक साक्ष्यों की उपलब्धता बढ़ रही है, अब ऐसी स्थिति में ऐतिहासिक वृत्तांतों का केवल साहित्यिक केंद्रित होना संभव नहीं रह गया है। यानी अभी जिस समय का इतिहास लेखन किया जा रहा है उसमें केवल साहित्यिक स्रोतों का ही प्रयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि पुरातात्विक स्रोतों का प्रयोग किया जाना अधिक बढ़ रहा है। क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों की साक्ष्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पाठ्यात्मक स्रोतों का विश्लेषण ठोस पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा समर्थित होना एक अनिवार्य शर्त बन जाएगी, तभी प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन संबंधित हो सकेगा। इसके द्वारा क्षेत्रीय इतिहासों से जुड़ी हुई सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को उनकी विविधताओं और जटिलताओं के साथ समझा जा सकेगा।
यानी जो क्षेत्रीय इतिहास होते हैं, क्षेत्र विशेष से जुड़ी जो सांस्कृतिक प्रक्रियाएं होती है, उनकी जो विविधताएं और जटिलताएं होती हैं, उन सबको अब साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ पुरातात्विक स्रोतों को दृष्टिगत रखते हुए देखा जा रहा है। सामान्य जनजीवन की शैली के विषय में भी अनुमान लगाना संभव हो सकेगा इन ऐतिहासिक स्रोतों से। प्राचीन भारतीय इतिहासों को उपमहाद्वीप के क्षेत्रीय विविधताओं एवं समुदायों का भी प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इतिहासकार कहते हैं कि वर्तमान में जो भारतीय इतिहास लेखन किया जा रहा है उसमें उपमहाद्वीप की क्षेत्रीय विविधताओं और समुदायों का भी प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। जहाँ एक और बड़े साम्राज्य और राजघरानों का इतिहास तो हमारे पास पर्याप्त रूप से उपलब्ध है, वहीं दूसरी ओर उत्तर पूर्वी प्रांतों का क्षेत्रीय इतिहास सामान्य अवलोकन की दृष्टि से बिल्कुल अछूता सा रहा है। ऐसे अवर्णित क्षेत्रों को इतिहास के दायरे में लाना होगा। यानी हम एक इतिहासकार के रूप में उसके सामने ये चुनौती होती है कि वह बड़े साम्राज्य और राजघरानों का ही इतिहास नहीं लिखे, बल्कि ऐसे अवर्णित क्षेत्रों को इतिहास के दायरे में लाया जाए जो अलग अलग क्षेत्र के हो, अलग अलग समुदायों के हो। इतिहास के दायरे को विस्तृत करने के लिए सदियों से दबे कुचले समाजों का भी इतिहास लिखना होगा, जिसमें उपेक्षित जातियां, जनजातियां और कृषक मजदूर जैसे समुदायों के अतीत को जोड़ना अनिवार्य है। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि इतिहासकारों के पास उपलब्ध सामग्री का अधिकांश हिस्सा अपेक्षाकृत समृद्ध समुदायों के द्वारा चिन्हित किया गया है, जो उनके विचार और रुचि से प्रभावित हैं। यानी जो इतिहासकार है उनके पास क्या है, इस तरह की सामग्री नहीं है, इस तरह का काम करना आसान नहीं है जिसमें उपेक्षित क्षेत्र, जातियों या समुदायों, जनजातियों, कृषक मजदूर जैसे समुदायों को इतिहास लेखन किया जा सके, क्योंकि उनके पास ऐसा स्रोत नहीं है। जो स्रोत भी हैं तो वो समृद्ध समुदाय द्वारा अपने हितों के लिए या अपने उपयोग के लिए जो चिन्हित किए गए हैं, तो उनसे निम्न वर्ग के लोगों या निम्न समुदाय के लोगों का इतिहास लेखन करना संभव हो नहीं पा रहा है। फिर भी प्राचीन इतिहास के विवरणों में अब तक के इतिहास में स्थान पाने से वंचित लोगों का इतिहास का भी समावेश करना होगा। वह सामाजिक इतिहास के दायरे में, यानी जो सामाजिक इतिहास जो लिख रहे हैं हम, तो वह सामाजिक इतिहास के दायरे में लिंग भेद, परिवार तथा गृहस्थियों से जुड़े अनुसंधानों को और आगे ले जाना होगा। परिवार, वर्ग, वर्ण, जाति जैसी संस्थाओं को वह आख्यानों की दृष्टि से समझने की आवश्यकता होगी, तभी हमारी सामाजिक अस्मिता के समय के साथ बदलते स्वरों को विवेचना की जा सकेगी। यानी अगर हमें लिंग भेद, परिवार, गृहस्थियों से जुड़े अनुसंधान करना है या वह सामाजिक इतिहास लिखना है और लिखेंगे, तभी सामाजिक अस्मिता के समय के साथ बदलते स्वरों की विवेचना की जा सकेगी। भारत की जटिल और विविध सांस्कृतिक परंपराओं पर ध्यान देना भी आवश्यक है। यह आश्चर्य का विषय है कि जहाँ एक और दक्षिण एशियाई अध्ययनों, धार्मिक अध्ययनों तथा कला इतिहास के अध्ययनों में विदेशियों ने इस दिशा में बहुत काम किया है, जबकि भारतीय इतिहास लेखन की मुख्य धारा में एक लंबे काल से इसकी उपेक्षा की गई है। यानी जो जटिल और विविध सांस्कृतिक परंपरा हैं उन पर दक्षिण एशियाई अध्ययनों, धार्मिक अध्ययनों और कला इतिहास के अध्ययनों में विदेशियों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने इस दौरान बहुत काम अच्छा नहीं किया, एक तरह से उनकी उपेक्षा की है। भारतीय इतिहासकारों ने धार्मिक संप्रदायों एवं परंपराओं की प्रभुत्वशाली सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं की विचारधारा के रूप में चिन्हित करने का प्रयास किया है। फिर भी इस तथ्य को स्वीकार किया जाना चाहिए कि बहुत से धार्मिक संप्रदायों के विचार और व्यवहार अपने आप में ऐतिहासिक अनुसंधान के पृथक विषय बनने के योग्य हैं। यही बात भारतीय अतीत के साहित्य, कला और स्थापत्य के रचनात्मक आयामों के विषय में भी खरी उतरती है। यानी हमें भारत के इतिहास से संबंधित ऐसे अवर्णनीय क्षेत्रों या विषयों को भी ध्यान में लाना चाहिए, और जिसमें कला, साहित्य, स्थापत्य से रचनात्मक आयाम के विषय भी प्रमुख हैं। आगे है भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को पूर्वी एशिया एवं दक्षिण एशिया के इतिहास से भी पूर्ण रूप से पृथक कर नहीं देखा जा सकता। यानी जो भारत के उपमहाद्वीप का इतिहास है उसमें पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया का इतिहास भी एक तरह से जुड़ा हुआ है।
व्यावसायिक मार्गों के महत्व को समझने के अतिरिक्त एशिया के विभिन्न भागों के बीच हुए सांस्कृतिक आदान प्रदान की जटिलताओं का भी अध्ययन किया जाना उतना ही प्रासंगिक होगा। ऐसे आदान प्रदान के विषय में पाठ्यात्मक प्रमाण तो हैं ही, किंतु अभिलेख, मूर्तिकला, स्थापत्य कला के रूप में बहुत महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण भी उपलब्ध हैं, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया एवं पूर्व एशिया के साथ भारत के व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान की जटिलताओं का अध्ययन भी किया जा सकता है। आगे एक अलग इतिहासकार एक अलग टॉपिक बताता है कि इतिहास और अस्मिताओं के बीच निकट संबंध होता है, इसलिए अतीत हमेशा से विवादास्पद धरातल रहा है। इन अतीत का अध्ययन, इतिहास का अध्ययन वर्तमान में भारतीय अतीत को राजनीतिक स्वार्थ एवं दुष्प्रचार के उद्देश्य से भी देखने की परिपाटी बन गई हैं। राजनीतिक शक्तियां स्कूल के पाठ्यक्रमों में अपने अनुकूल राजनीतिक उद्देश्यों से इतिहास की विकृत पुनर्व्याख्या करने की प्रबल चेष्टा कर रही हैं। इतिहास के विद्वत्तापूर्ण लेखन पर विभिन्न समुदायों के द्वारा अपनी दृष्टि से आपत्तियां की जा रही हैं। ऐसे सांप्रदायिक और असहिष्णुता के वातावरण में राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अतीत की विसंगतिपूर्ण व्याख्याएं प्रदूषण की संभावना बहुत बढ़ गई है। यानी इतिहास और अस्मिताओं के बीच निकट संबंध होता है। तो ऐसे इस दौरान क्या होता है कि भारतीय अतीत को राजनीतिक स्वार्थ और दुष्प्रचार के उद्देश्य से देखने की परिपाटी बन गई हैं। राजनीतिक शक्तियों द्वारा स्कूल के पाठ्यक्रमों में इतिहास की पुनर्व्याख्या की जा रही हैं और ऐसे सांप्रदायिक और असहिष्णुता के वातावरण में राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इतिहास की विसंगतिपूर्ण व्याख्या की जाती है और बस प्रदूषण की संभावना बढ़ जाती है। ऐतिहासिक संकल्पनाओं एवं अवधारणाओं का सार्थकता प्रामाणिकता के स्थान पर राजनीतिक परिणामों की दृष्टि से देखकर आकी जा रही है। यानी जो ऐतिहासिक संकल्पनाएं, अवधारणाएं होती हैं, उसकी सार्थकता कि वो प्रामाणिक है या नहीं, इस तरह से न देखकर राजनीतिक परिणामों की दृष्टि से देखा जा रहा है। वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन को महत्व देने वाले इतिहासकारों की भर्त्सना की जा रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतिहास को एक ऐसे उदारवादी बौद्धिक वातावरण की आवश्यकता है जिसमें तर्क, संवाद और सभ्य बहस के प्रति सम्मान हो। आजकल चल रही अस्मिता की राजनीति ने पहचान की राजनीति में अपनी भूमिका के अतिरिक्त प्राचीन भारतीय इतिहास को अक्सर सुदूर स्थित, मुश्किल से समझ आने वाले विषय के रूप में देखा जाता है, जिसका हमारे समय और समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि हम गौर से देखें तो हम पाते हैं कि वर्तमान में बहुत सारे सामाजिक व्यवहार, संस्थाएं और वैचारिक परिदृश्य की जड़ें उसी अतीत से जुड़ी हुई है, उसी इतिहास से जुड़ी हुई है, परंतु इनमें और भी रोचक वह चीज़ें हैं जो हमारे वर्तमान से पूर्णतया अलग हैं। इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वह लोगों को ऐतिहासिक दृष्टि से सोचना, समझना सिखा सकती हैं। इतिहास ये बतलाता है कि मानवीय अनुभव विविधताओं और जटिलताओं से ओतप्रोत हैं। यह अतीत और वर्तमान के बीच निरंतरता और परिवर्तन को समझने का सेतु भी हैं। इन सबसे भी ऊपर इतिहास की कथाएं अपने आप में एक तरह से रोचक होती हैं, रोमांच से परिपूर्ण होती हैं। इतिहास लिखने पढ़ने के लिए सत्य काफ़ी हैं। यानी अगर हम इतिहास क्यों पढ़ें, तो इतिहास पढ़ने के कई कारण हैं। जैसे अगर हमें गुमराह किया जा रहा है या हमें अस्मिता की राजनीति से जोड़ा जा रहा है या समाज में असहिष्णुता या राजनीतिक दुष्प्रचार का अगर वातावरण हो रहा है, वो अगर इतिहास को तरोड़ मरोड़ा जा रहा है, तो ये हमें जानना चाहिए कि हमारा वास्तविक इतिहास क्या है। और वो भी तर्क संवाद के मध्य सब सहज बस के माध्यम से विकसित हुआ इतिहास हो। एक तो इसलिए, दूसरा जो हमारा वर्तमान में बहुत सारे सामाजिक व्यवहार, संस्था और वैचारिक परिदृश्य होती हैं, उन सब की जड़ें किसी न किसी अतीत से जुड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा वह लोगों को ऐतिहासिक दृष्टि से और सोचना समझना भी सिखा सकती हैं। इसके अलावा इतिहास क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये मानवीय अनुभव विविधताओं और जटिलताओं से ओतप्रोत होता है, तो मानवीय अनुभवों को समझने में भी ये महत्वपूर्ण काम आता है। इसके अलावा अतीत और वर्तमान के बीच जो निरंतरता और परिवर्तन जो चलता है, वो एक तरह से उसका सेतु इतिहास ही है। यानी अतीत और वर्तमान के बीच निरंतरता और परिवर्तन को समझने का भी सेतु है इतिहास। इन सबसे ऊपर भी इतिहास की अपनी कथाएं हैं जो अपने आप में रोचक और रोमांच से परिपूर्ण होती हैं। इसलिए इतिहास को हम पढ़ते, लिखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।